हेलो एवरीवन। मैं शुभम केसरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो आप लोगों की डिमांड के अनुसार मैं बना रहा हूं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पर्सनल कमेंट्स किए और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किए कि फिजिक्स और मैथ जो कि एटीसी में टेक्निकल पोर्शन होता है, फिजिक्स और मैथ उनको मैं डिटेल में एनालिसिस करूं, उनका सिलेबस एनालिसिस करूं और सिलेबस में कितने टॉपिक्स हैं, क्या-क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं, किस चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये सब चीज़ों को करने के लिए मुझे कमेंट आया था। तो उसी के लिए मैंने ये आज पहला वीडियो है जिसमें मैं मैथ का एनालिसिस करूँगा। इसपे मैं मैथ का सिलेबस डिटेल में एनालिसिस करूँगा। टॉपिक वाइज़ वेटेज हम डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक वाइज़ वेटेज हम डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा जोर देना है। और इसके लिए मैंने पिछले 2-3 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं एटीसी के, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिसंबर 23 शिफ्ट का भी है और फरवरी वाले शिफ्ट का भी है और 2022 का भी है। तो सभी 7-8 पेपर हैं। इनमें से मैक्सिमम का हम एनालिसिस करेंगे और उस एनालिसिस की बेसिस पे हम ये समझेंगे कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने डेप्थ में आते हैं, किन-किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और इसी के आधार पर हम ये फाइनल कंक्लूड करेंगे कि आपको कैसे इसको पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है। और साथ में मैं इसमें एक और मुझे कमेंट मिला था कि उनका कहना था कि सभी लोग बोलते हैं कि ये बुक पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, लेकिन कोई उसको लाइव करके नहीं दिखाता। मतलब कि उनका कहना ये था कि मैं जो बुक्स मैंने रिकमेंड किए हैं या जो बुक प्रैक्टिस के लिए भी जो मैंने रिकमेंड किया है और थ्योरी के लिए जो रिकमेंड किया है, उन्हें मैं लाइव आपके सामने पढ़ पढ़ के और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है ये करके दिखाऊँ। तो इन सब चीज़ों को भी मैं करूँगा। मैंने इसके लिए आप यहाँ देखिए मैंने एक सैंपल के लिए मैंने रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, इसको मैंने खोला हुआ है। इस चैप्टर को मैं आपके सामने पढ़ के दिखाऊँगा कि आपको कैसे इसको पढ़ना है। और साथ ही साथ मैंने एग्ज़ाम्पलर जैसा मैं बताता हूँ कि एग्ज़ाम्पलर से प्रैक्टिस करना होता है मैथ और फिज़िक्स के लिए। तो मैंने इसमें क्लास 11th का एग्ज़ाम्पलर जो मैथ का है उसको खोला हुआ है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं एग्ज़ाम्पलर में, किन क्वेश्चंस को आपको स्किप कर देना है, किन पर ज़्यादा फोकस करना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक मैंने पिछले वीडियो में मैंने एक ओवरव्यू दे दिया था आप लोगों को कि किस टॉपिक को मतलब किस सब्जेक्ट को कहाँ से करना है। देखिए अगर आप 2 चीज़ें हैं, या तो आप कोचिंग लेंगे या खुद से करेंगे। अगर आप कोचिंग लेते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें कोचिंग से हो जाती हैं। वहाँ पर आपको बुक्स भी मिल जाते हैं, मटेरियल मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप वीडियोज़ के थ्रू पढ़ेंगे या फिर आप खुद से पढ़ेंगे बुक्स के थ्रू। तो अगर आप वीडियोज़ के थ्रू पढ़ते हैं, तो मैंने बताया था आपको कि आप एक भैया मैथ्स वाले करके यूट्यूब पर हैं, उनका एटीसी के लिए उन्होंने काफ़ी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं मैथ के, उन्होंने काफ़ी पढ़ाया हुआ है। तो आप चाहें तो उनको देख सकते हैं या फिर आप अगर उनको नहीं देखना चाहते तो कोई भी जेईई मेंस के लिए जो भी चैप्टर्स जो भी टीचर पढ़ाते हैं, उनको आप देख लीजिए। लेकिन जेईई मेंस में आपको ध्यान ये रखना है कि जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वे काफ़ी एडवांस लेवल के होते हैं एटीसी की तुलना में। तो आपको उस तरीके से पढ़ना है कि बस उतना ही पढ़ें जितना आपको ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं होती एटीसी के लिए। वैसे हम देखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से कि कितने डेप्थ में आता है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये रिसोर्सेज़ मैंने बताए थे आपको वीडियोज़ के लिए। अगर आप बुक्स से पढ़ना चाहते हैं खुद से, तो मैंने बताया था कि आप एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसको आप थ्योरी के लिए अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैंने एग्ज़ाम्पलर को बताया था कि एग्ज़ाम्पलर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। बाकी बुक्स भी होते हैं लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है उतना एटीसी के लिए। आप बेसिक्स एनसीईआरटी से अपना बेस बनाइए और जो आपका एग्ज़ाम्पलर है उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद बस आप टेस्ट लगाइए। जितना अधिक आप टेस्ट लगाएँगे उतना आपके लिए बेहतर होगा।
तो यही बेसिक सा इसमें होता है। चलिए सबसे पहले हम एक सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि जब क्वेश्चन को हम देखें तो हमें एक आइडिया हो कि हाँ, कौन-सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ है। बाकी क्वेश्चन देखने के बाद सिलेबस को वापस हम ओपन करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये देखिए सिलेबस है, ये मैंने एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है 11th-12th का, उसी को मैंने एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो आप चाहें तो आप भी इसे एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने एनसीईआरटी का क्यों लिया? क्योंकि जो इसका सिलेबस है उसमें साफ-साफ मेंशन है कि क्लास 12th लेवल का 11th और 12th के क्वेश्चन पूछते हैं, और उनका जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इसी सिलेबस जो 11th-12th में एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसी के को बेस बनाकर पूछते हैं। तो इसीलिए मैंने एनसीईआरटी को ही कंसीडर किया है सिलेबस के लिए। तो जैसे अब देखिए ये क्लास 11th का है, इसमें आप देख सकते हैं सेट्स पहला चैप्टर है। सेट में आप जानते हैं कि सेट के काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेट में आप जानते हैं कि इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पर देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। एम्प्टी सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं। एम्प्टी सेट हो गया, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल सेट्स, और एक सबसेट इसका भी होते हैं, यूनिवर्सल सेट। इसमें वेन डायग्राम थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है वो मैथ में तो आ ही सकते हैं, लेकिन क्वांट में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से करना है। तो सेट हो गया। अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, बाद में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो नेक्स्ट है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, ये आपका 12th में भी मिलेगा। तो यहाँ बेसिक्स होता है कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं रिलेशंस के, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और फंक्शन में 1 1 और 2, ये सब चीज़ें। और इसमें तो शायद उतना नहीं होगा, वो ये चीज़ शायद 12th में होता है, 1 1 और 2 देखेंगे हम लोग। और नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको यहाँ पर उसका जो बेस है वो यहाँ पर दिया होगा, और बेसिक फार्मूलाज जो है वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। और इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके पहले मतलब हम लोग का जो एग्जाम 27 दिसंबर को हुआ था, उसके पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चंस लगभग नहीं आते थे। लेकिन हम लोगों के पेपर में शायद मेरे शिफ्ट में ही 2-3 क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर के आ गए थे। तो इसको अब हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखिएगा, अब इस साल जो पेपर हुआ है उसमें मैक्सिमम वे सब क्वेश्चंस आए हैं जो पिछले सालों में नहीं आते थे। तो उनको हम देखेंगे अभी। मतलब कि आपको कोई स्किप नहीं करना है, करना सब है, लेकिन वही है कि कितना करें, कौन-सा ज़्यादा फोकस करें, वही हम देख रहे हैं इस वीडियो में। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला है लीनियर इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन भी बहुत नहीं आता था, लेकिन इस बार इसके शायद 2-3 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में ही थे, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। वैसे क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक होते हैं, मतलब अगर आपको बेसिक आइडिया भी है कि हाँ, इनइक्वालिटी में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बेसिक चीज़ें, तो आप क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये तो एवरग्रीन टॉपिक है एटीसी के लिए। और नेक्स्ट है बायनोमियल थ्योरम। इससे उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन देखेंगे शायद एक-आध मिल जाए। और सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके एपी, जीपी, इन चीज़ों से। जैसे जीपी में आपका इनफाइनाइट सीरीज होता है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। और नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन से भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जो इसके फॉर्मूलेज होते हैं ना कि इक्वेशन ऑफ लाइन के अलग-अलग सिचुएशन में कि स्लोप फॉर्मेट होता है, एक इंटरसेक्ट वाला होता है, तो वो सब क्वेश्चंस भी आते हैं। और इसके बाद आपका कोनिक सेक्शन है। कोनिक सेक्शन से भी इस बार क्वेश्चंस आए हैं। सर्कल से भी हमेशा आते हैं। इस बार भी शायद हाइपरबोला, इलिप्स, इनसे भी क्वेश्चंस थोड़े पूछे हुए हैं, जो कि जनरली नहीं पूछता था। तो इस बार तो काफ़ी चेंज हुआ है पूरा पैटर्न। 3D ज्योमेट्री तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एटीसी के लिए। 3D ज्योमेट्री और जो वेक्टर है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ का एटीसी के लिए। लिमिट एंड डेरिवेटिव, ये भी ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये भी आता है। हालाँकि देखेंगे इसको। स्टैटिस्टिक उतना नहीं आता है, लेकिन एक-आध क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वांट में भी इसके क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे एवरेज जो होता है कि मीन, मीडियन, मोड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और प्रोबेबिलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है एटीसी के लिए। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वेक्टर, ये सब, और इंटीग्रेशन का कुछ चैप्टर्स, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको तो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम लोग। इनफाइनाइट सीरीज, ये अपेंडिक्स है, इसको स्किप करते हैं। अब आते हैं 12th में। 12th में 2 पार्ट में सिलेबस लिखा हुआ है,
तो फर्स्ट पार्ट में ये देखिए, ये है रिलेशन एंड फंक्शन, जैसा कि 11th में भी ये था, लेकिन 11th में काफ़ी बेसिक्स जो बेस बनाया जाता है, और 12th में आकर उसके टाइप्स जो होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, और फंक्शन में वन वन, अनटू, मेनी वन, जो ये सब होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया होता है। और इसके बाद फंक्शन को जो कंपोजिशन होता है फंक्शंस का, और इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये सब चीज़ें भी होती हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ये भी एक मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन एंड फंक्शन। नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैट्रिसेस मैट्रिस मैट्रिसेस जो है आपका, इसमें भी आपका क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारे शिफ्ट में भी आया हुआ था, ट्रांसपोज हो गया आपका। इस बार हमारे शिफ्ट में इसका आया था, शायद सिमेट्रिक का कुछ आया था, तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। डिटर्मिनेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो आपका जो वैल्यू किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वैल्यू, वो पूछता है, कभी-कभी 4/4 का भी पूछ लेता है। और नेक्स्ट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी ठीक है, इसको भी हालांकि बहुत नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आते हैं, इससे भी क्वेश्चंस। इसमें एक्चुअली डिफरेंशिएशन थोड़ा ठीक ठाक आता है, पूछ देता है कभी कभी कि डिफरेंशिएशन कीजिए, थोड़े लॉग लॉग लगा दिया या कुछ अच्छे फंक्शंस लेकर, तो वो भी आते हैं। अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये भी पूछता है, इस बार शायद रेट ऑफ चेंज पे कोई क्वेश्चन था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, और 12th का जो सेकेंड पार्ट है उसमें देखें अगर हम लोग, तो इसमें देखिए इंटीग्रल्स, जो इंटीग्रेशन है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और आपका पार्शियल फ्रैक्शन, जो ये सब होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसमें भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है आपका है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इससे भी आपका जो एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन एक न एक तो देखने को मिल ही जाते हैं, बाकी बहुत नहीं, एक आध क्वेश्चन आता है। और जो पैराबोला शेप में होता है, कुछ जो सर्कल होता है, दो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो उस टाइप के शेप्स में भी जो एरिया निकलना होता है, तो वैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इस बार हमारे शिफ्ट में ही आपका डिग्री और ऑर्डर, इनसे रिलेटेड आया था कि शायद डिग्री ऑर्डर पूछा हुआ था, कितना क्या होता है, तो ये हो गया आपका। इसमें इसमें शायद जो होता है आपका ना कि इसमें जो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर टॉपिक होता है ना, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए लीनियर इक्वेशंस का, वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट आपका वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर मैंने जैसा बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है एटीसी के लिए, 3D भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीनियर प्रोग्रामिंग, देखिए एलपीपी आज तक क्या था कि एलपीपी से क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन हम लोगों के बैच में शायद 1 या 2 क्वेश्चंस इससे भी आ गए हैं, तो ये भी अब इम्पोर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने बताया पहले कि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्रोबेबिलिटी, 3D, वेक्टर, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है एटीसी में। तो ये हम लोग बेसिक एक सिलेबस का हम लोग गो थ्रू कर लिए। अब चलिए वन बाय वन हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पीवाईक्यू कैसे आते हैं क्वेश्चंस। तो उस बेसिस पे मैं वापस से आऊँगा और आपको इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और साथ ही में ये जो बुक्स मैंने बताया जैसा, इसको भी मैं आपको एक सैंपल एग्जांपल दूँगा कि आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पीवाईक्यू है, ये दिसंबर जो 23 में पेपर हुआ था, उसमें शिफ्ट 1 का ही पेपर है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है। तो इसमें डोमेन नॉलेज, देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये तो फिजिक्स का है, इसको स्किप करते हैं। अभी मैं मैथ के लिए बता रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं फिजिक्स का भी देख लूँगा कैसे क्या करना है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अब देखिए कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि मैंने बोला था ना कि पहले नहीं आते थे, लेकिन इस बार देखिए इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन काफ़ी बेसिक्स हैं, ये आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो इनइक्वालिटी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये फिजिक्स, ये देखिए आपका ये भी क्वेश्चन मैथ का है। क्या है क्वेश्चन में, शायद डिफरेंशिएशन, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है शायद उससे ये क्वेश्चन है।
थोड़ा डाउट हो रहा है। एक्चुअली लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है ना इसको देखे हुए, तो कुछ भूल रहा हूँ मैं। बाकी आप देख लीजिए, ये शायद उसी चैप्टर का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये देखिए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसा मैंने बताया था ना कि मैट्रिक्स से आते हैं। तो इस बार पूछा था कि कौन से सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये पूछा है कि ये जो 5 to the power n - 5 ये किससे डिविजिबल है। अब देखिए इसका बेसिक सा यही उपाय है कि आप n की वैल्यू रख के चेक कर लें कि मान लीजिए n = 1 रखते हैं, तो 5 की पावर 1 यानी 5 - 5 0, 0 सबसे हो जाएगा। इसके बाद n 2 रखते हैं अगर, तो 25 - 5 20, 20 केवल 4 से होगा, ऑप्शन टिक। तो इस तरह से आप ऑप्शंस को देखकर भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सॉल्व ही करना है। और नेक्स्ट देखें, अगर देखिए ये आपका दिया है डिटर्मिनेंट का, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होता है ना, mod AB = mod A × mod B। तो 4 × 5 20, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, काफी सिंपल आते हैं, लेकिन आपको टीसी का ये डिमांड है कि आप सभी चीज पढ़े हों, आपको सभी चीजें आती हों। ये नहीं देखना चाहता कि आप कितने ज्यादा डेप्थ में जानते हैं, आप बेसिक्स ही जानते हो, लेकिन जानते हो आप। तो बस यही है कि आपको स्किप नहीं करना है, पढ़ना सब है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप मान लीजिए इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं तो कितना करेगा। तो बस आपको सब पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है और बेसिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। अब नेक्स्ट जो है आपका, यह देखिए इंटीग्रेशन पूछा हुआ है। तो इंटीग्रेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं और थोड़े ठीक ठाक आते हैं। ये भी फॉर्मूला बेस्ड मैक्सिमम है, आप इसको अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो लगा लेंगे आराम से। और नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर ये फिजिक्स हो गया आपका, ये भी फिजिक्स का है। ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो प्रॉपर्टी होता है उस पे क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है नहीं, कंटिन्यूटी का पूछा हुआ है कि एट विच ऑफ द पॉइंट इज द फंक्शन f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर में x, वेयर कंटिन्यूटी का पूछा हुआ है। जैसे मैंने बताया था ना कि कंटिन्यूटी का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर देखिए ये आया हुआ है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। इसके बाद नेक्स्ट आपका है फिजिक्स जीपी का। देखिए ये इनफाइनाइट जो सीरीज होता है उसका आपको पूछा हुआ है सम। उसका वो एक सिंपल फार्मूला होता है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, देखिए रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस लगभग हर साल पूछते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है इस टाइप के सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के ऊपर। बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं ये, तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है। लेकिन हर बार क्या होता है कि एक जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है ना कि 2 1 5 3 इस टाइप के नंबर 4-5 दिए होंगे, और ऑप्शंस में बस आपको देखना होता है, प्रॉपर्टी वेरीफाई करना होता है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा क्या है। तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, काफी बेसिक ही आते हैं। और ये देखिए आपका लिमिट का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, काफी सिंपल है। x³ - 1728, ये 12 का क्यूब हो गया, तो x माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब लगाएंगे, नीचे कट जाएगा, जो ऊपर बचेगा उसमें 12 पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगा आपका 432। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बस जैसे मैंने बताया ना कि आपको बस पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अब जिसको लिमिट का आइडिया नहीं होगा वो कैसे कर पाएगा इसको, लेकिन अगर आपने बेसिक्स भी पढ़ा है तो आराम से, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट अगर देखिए फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस, देखिए ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि सब लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबको ये इंटर में नहीं है। मैंने इसको बीएससी में अपने पढ़ा था, और वो भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो सी लैंग्वेज में सीख रहा था। तो उस टाइम मैंने इसका कोडिंग किया था, तो वहां पर मुझे पता था कि ये क्या होता है, तो मैंने इसको कर लिया था, लेकिन शायद काफी लोग नहीं कर पाए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी 1-2 मिल जाते हैं जो आपको थोड़े अलग टाइप के लगेंगे। तो आपका फिबोनाची सीक्वेंस ये थोड़ा अलग हो गया। इसके बाद स्क्वायर रूट, अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के स्क्वायर रूट, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था ना कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप रूट नहीं निकाल पाते हैं, अगर नहीं पता है, तो सिंपल सा है, ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन का स्क्वायर करिए, जो मिल जाए वो कर लीजिए। देखिए अगर टाइम है तो ठीक है, आपके पास बहुत ऑप्शन है, 4 ही ऑप्शन है ना, इनमें से अगर आपके पास टाइम है 2 मिनट का,
तो आप चेक कर सकते हैं पारी पारा कि हाँ कौन सा सही होगा, उल्टा कर लीजिए, ऑप्शन लीजिए 1 बाय 1 टिक कीजिए और उसका चेक कर लीजिए कौन सा सही होगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया है कि इसका एक ट्रिक भी होता है इसका, तो अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऑप्शन तो है ही चेक करने के लिए। और ये फिजिक्स का हो गया, इसके बाद फिजिक्स और ये भी फिजिक्स टेंशन। इसके बाद ये देखिए आपका दिया है सर्कल का, देखिए जो सर्कल का मैंने बताया था ना कि सर्कल सर्कल पैराबोला जो ये सब होते हैं इलिप्स, तो इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जनरल इक्वेशन, और इसका जो एक जनरल इक्वेशन होता है उससे कंपेयर करके हम लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं, जो इसका सेंटर और रेडियस है। तो वही बेसिक सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दिया हुआ है कि HOGOF, ये भी बहुत बेसिक है, अगर आपको पता है तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। इस ये सब क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व हो जाती हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। और देखिए फिजिक्स फिजिक्स ये फिजिक्स, ये देखिए आपका LPP से क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन पहली बार मैंने देखा था, जो कि क्योंकि इसके पहले कभी भी LPP से क्वेश्चंस नहीं आते थे, ये पहली बार मैंने देखा था LPP का क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक सा था कि x और y जो होते हैं ना ग्रेटर देन 0, तो उसको हम लोग नॉन नेगेटिव कांस्टेंट बोलते हैं। तो वही बेसिक सा इसका जो डेफिनेशन होता है, बस वही पूछा था इसमें कि क्या होता है ये। इसके बाद देखिए ये फिजिक्स, ये मैथ का देखिए यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको आप जो मैट्रिक्स होता है उसका जो प्रॉपर्टी होता है उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, जो इनवर्स का होता है कैसे निकाल कर, या फिर आप वो नहीं करना चाहे तो सिंपल सा है कि ऑप्शन पुट कीजिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर हो गया। तो बेसिक सा इसको भी कर लेंगे आराम से आप। कंटिन्यूटी का हो गया बेसिक क्वेश्चन, और ये हो गया आपका फिजिक्स। इसके बाद आपका फिजिक्स ये हो गया आपका, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था। ये सेम चीज मैंने नंबर थ्योरी में BSc के समय पढ़ा था, लेकिन काफी लोगों ने इस पर क्लेम किया था कि ये इंटर का सिलेबस नहीं है, क्योंकि मॉड जनरली इंटर में नहीं होता है, BSc या BTech में देखने को मिलता है। तो ये भी थोड़ा 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप वो भी कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखिए आपका दिया है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी से देखिए काफी क्वेश्चंस आते हैं, ये देखिए आपके यहाँ भी दिया हुआ है, तो इसको तो आपको अच्छे से करना ही है। इसके बाद आपका फिजिक्स का हो गया आपका ये फिजिक्स, ये भी हो गया फिजिक्स। ये देखिए मैथ का 1 1 2, जिसे पिछले बार देखा आपने कि रिलेशन से आया हुआ था कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, इसका इस बार देखिए क्वेश्चन आ गया कि 1 1 2 फंक्शन के बारे में। ये भी बेसिक ऐसे ही मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली, कि आपको दे देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में और पूछेगा कि कौन क्या है, तो बेसिक प्रॉपर्टी पता है तो आराम से कर लेंगे आप, उसमें कुछ करना तो है नहीं। और इसके बाद अगर देखें, देखिए ये आपका है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, तो जैसे मैंने बताया था कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, 3D, ये 4 चैप्टर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप स्किप कर ही नहीं सकते। चाहे आज की बात करें चाहे पहले की बात करें, हमेशा से ये इम्पोर्टेंट रहे हैं। और इसके बाद देखें तो ये देखिए आपका लाइन कोऑर्डिनेट, ये आपका जो मिरर होता जिसे होता है कि मिरर पॉइंट, मतलब मान लीजिए एक क्या लिखा है, इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट आपको बताना है। ये भी बहुत बेसिक्स होते हैं कि अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑप्शन से इसको कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया एम्प्टी सेट, देखिए क्या होता है ये, मतलब बहुत ही बेसिक है। एम्प्टी सेट क्या है, प्रॉपर्टी पे आ गया, डेफिनेशन के ऊपर। इसके बाद ये आपका देखिए इलिप्स पे आ गया, ये भी बेसिक सा आपका फोकस दिया हुआ है और मेजर एक्सिस का लेंथ दिया हुआ है 2a का, बस आपको इक्वेशन उसका लिखना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। और इसके बाद आपका है AP का, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन AP whose सम एंड प्रोडक्ट आर, ये तो ऑप्शन से कर लेंगे आप आराम से,
एपी होना चाहिए, तो एपी देखिए लगभग सभी होंगे, आई थिंक सभी हैं। और एपी तो सभी है, लेकिन आपको ये ऑप्शन से देख लेंगे कि किनका सम इतना आता है, किनका प्रोडक्ट इतना आता है। तो बेसिक सी चीज़ है, आराम से कर लेंगे आप ऑप्शन से देखकर। और इसके बाद अगर देखें, ये देखिए आपका इनइक्वालिटी का, ये भी काफ़ी सिंपल है। इनइक्वालिटी का आपको पता है, तो 2x इधर लाएंगे, 6x हो जाएगा। तो 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 14 - 2 यानी कि 12x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 2 या 2 से बड़ा, यानी ये हो गया ऑप्शन सी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ये देखिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से आया हुआ है, ये भी बहुत ही इजी है। इसको ओपन करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, और इक्विवेलेंट जो भी होगा, जैसे अगर जो आपका रियल नंबर होगा वो ए हो जाएगा, और जो इमेजिनरी के साथ आई के साथ आएगा वो आपका बी हो जाएगा। वहां से ए प्लस बी आराम से निकाल लेंगे आप। और इसके बाद क्या है, ये आपका देखिए पूछा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जो है ना कि आप एरिया अंडर कर्व, वो पूछा हुआ है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। ये वाला हो गया आपका, तो ये आराम से निकल जाएगा। और इसके बाद क्या है, इसके बाद ये आपका फिजिक्स कंजुगेट। कंजुगेट बहुत बहुत ही बेसिक, इसको तो मतलब आपको पता ही होगा कि कंजुगेट मतलब कि जो आई के साथ, आई जो मतलब आयोटा के साथ जो नंबर होता है उसका साइन चेंज कर दीजिए। प्लस है तो माइनस कर लिए, माइनस है तो प्लस कर लिए, बस हो गया। -3i + 7। मतलब इतने बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप एक बार बस पढ़ के गए हो तो आप कर देंगे आप। कुछ नहीं है, मैथ तो कुछ भी नहीं है इसका। एक आध क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको शायद दिक्कत करे, बाकी मैक्सिमम सॉल्व हो जाते हैं टीजी का मैथ। फिजिक्स में थोड़ा बहुत अलग होता है, बाकी अगर आपको मतलब अच्छे से प्रिपेयर है फिजिक्स तो वो भी कर लेंगे आराम से आप। तो ये सब हो गया आपका फिजिक्स। इसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स बस खत्म हो गया। तो ये मैंने देख लिया। तो देखिए वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब इसको अब रोक दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसे मैं सभी पेपर्स का एनालिसिस करूँगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। तो जो सही भी नहीं है ना कि अब 2 घंटे का वीडियो बना दिया मैंने, लोग देख भी ना पाएँ। तो एक एनालिसिस मैंने किया हुआ है, इसी तरह से आप लोग भी एनालिसिस अपने हिसाब से करिए। एक आपको आइडिया लग गया होगा कि मैंने क्या कैसे किया है। तो इसी तरह से अगर आप देखिए 2022 का, 23 का, 2 सालों का, 22 में एक पेपर हुआ था 27 जुलाई को, और 23 में 2 बार हुआ था, 21 फरवरी को और 27 दिसंबर को। तो अगर 3 साल के पेपर्स, कुल 8 पेपर्स हैं, क्योंकि 22 में 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 23 में फरवरी में 2 शिफ्ट में हुआ था, और दिसंबर में 3 शिफ्ट में हुआ था। तो कुल 8 पेपर्स हैं। तो 8 पेपर्स का अगर आप एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि क्या कैसे करना है। बाकी बेसिक मैंने आइडिया दे दिया। और इसके बाद चलिए ये देख लेते हैं कि बुक्स को कैसे पढ़ना है, ताकि इसके बाद मैं सिलेबस पे फाइनल आकर आपको कंक्लूड कर दूं कि आप क्या कैसे करेंगे। तो सिलेबस पे ये देख लेते हैं कि इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बस ये लिया हुआ है, कोई भी जिसे मैं बता रहा हूँ इसको पढ़ के बताता हूँ, उसी तरह से आप कोई भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, शुरू में तो बेसिक्स इसका दिया होता है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये जो हेडिंग्स है ना, यही हेडिंग्स आपको ध्यान देने हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्या क्या टाइप्स होते हैं उसमें आपको, इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे एक डेफिनेशन है यहाँ पर, इम्पटी रिलेशन दिया हुआ है, पहला इम्पटी रिलेशन हो गया। इसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। ये क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ये पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, क्योंकि इन्हीं डेफिनेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। जैसा मैंने दिखाया आपको कि इम्पटी सेट का इम्पटी रिलेशन का ही आई थिंक था ना कि कौन सा इम्पटी है, सेट है, उस पर क्वेश्चन आ गया था। तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन पूछ लेता है अथॉरिटी। तो इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए, आपका ये हो गया डेफिनेशन, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल को भी आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे बेसिक डेफिनेशन हो गया आपका, कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लीजिए यहाँ से अंडरस्टैंडिंग के लिए केवल, बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते नहीं है, तो वो समझने के लिए। फिर देखिए यहाँ डेफिनेशन दिया है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होते हैं। इसको आपको नोट कर लेना है एक सेपरेट पेज पर, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। आपको लगेगा कि अरे यार इससे क्या पूछेगा, इतना बेसिक है, लेकिन पूछता है एआई, तो उनको आप स्किप नहीं कर सकते। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन, तो जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो इक्विवेलेंस हो गया। तो पूछ लेता है कि कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपके 4 ऑप्शंस दे देगा। तो आपको पता होगा तभी आप कर पाएँगे ना, नहीं तो फिर आप स्किप कर देंगे क्वेश्चंस को। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन हो गया, इस पे एग्जांपल हो गया। एग्जांपल्स आप देख लेंगे एक बार तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो डेफिनेशन को आप अगर याद याद है तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लीजिए, या फिर अगर बुक में ही करना चाहें तो हाइलाइट कर लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे इसको रिवाइज कर सकें आप लोग। तो एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लीजिए ताकि एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए आपका। इस तरह से आप देखिए जो भी बेसिक एग्जाम्पल हो गए, इसके बाद जो भी चीज़ें इसमें हैं, इसी तरह से आप ये सब तो एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए कि क्या कैसे है। बाकी अगर पता है तो स्किप कर सकते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज आ गया, एग्जाम्पल्स दिए, ये सब एग्जाम्पल दिए हुए थे, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। और अब देखिए ये एक्सरसाइज है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपका दिया हुआ है कि कौन से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। तो बस ये क्वेश्चन दिया है ना, बस ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। आप अभी देखे हैं, बाकी पेपर्स को देखिएगा आप लोग, आपको मालूम चलेगा कि इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इसको स्किप नहीं करना है, इसको करना है एनसीईआरटी को। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना बेस बना रहे हैं, तो अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो आपको इसको भी करना है। और इसमें जो थोड़े प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, वो उसको आप पढ़िए, जो सॉल्व करने के लिए होते हैं। और लास्ट में शायद इसमें एमसीक्यू भी दिया होता है। इसमें शायद दिया है कि नहीं, देखिए दिया है, 2 इसमें दिया हुआ है। तो इसको तो आप बिल्कुल करिए, इसको करना ही है। ये 2 क्वेश्चंस को हर चैप्टर में 2, 3, 4 होते हैं, तो उनको करना ही है। बाकी अगर 100 दैट यहाँ दिया है 100 करिए, 100 तो करना नहीं है आपको, लेकिन आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि ये है कि नहीं, तो आप अपने आप उसको शो कर लें, मन में शो कर लें, हाँ ये ऐसे-ऐसे होगा, ये होगा, ताकि आप उसको फाइनल आंसर कर सकें। तो इसको आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, इसको जो भी आपको लगे। तो इस तरह से आप बुक्स को पढ़ सकते हैं। सेम चीज़ फंक्शन में है, फंक्शन क्या होता है, उसमें बेसिक डेफिनेशंस उसमें कि 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, एग्जांपल्स के साथ यहाँ दिया हुआ है। अ, कैसे 1 हम प्रूफ करते हैं, ये देखिए वेन डायग्राम से पूरा दिया हुआ है। तो इस तरह डेफिनेशन बाकी देखिए यहाँ पर दिया है 1 एंड ऑन टू, जिसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो ये क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए बाइजेक्टिव होना मस्ट है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें। और इसको आप एग्जांपल्स देखिए, काफ़ी एग्जांपल्स दिए हैं इसमें। आपको बेसिक डेफिनेशन को पढ़ना है, और जो एग्जांपल्स हैं वे सभी सॉल्व करने हैं। एक बार कर लिए, लेकिन ज़रूर करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, कुछ एग्जांपल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपको शायद आप भूल जाएँ बाद में, तो उन्हें आप नोट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी एग्जांपल्स को ज़रूरी है करना। इसके बाद अगर आप करना चाहें तो इसको भी करिए, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इसे भी कर लीजिए। अगर आप बेस बना रहे हैं तो आपको करना बेहतर रहेगा। बाकी अगर टाइम कम है तो एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं, केवल एग्जांपल करके छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि जो प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया हुआ है एग्जाम्पलर, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए जैसे कंटेंट में सबसे हम इसी को देखते हैं, सेट को। तो सेट को खोल लेते हैं सबसे पहले। इसमें देखिए, इसमें आपका शॉर्ट, इसमें कैटेगरी बाँटा होता है कि पहले शॉर्ट आंसर टाइप होता है, फिर लॉन्ग आंसर होता है, फिर उसके बाद आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो इसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड जो होते हैं उनको सबसे पहले करना है। अ, आपको सही कहे तो आप इसको भी कर लीजिए। मैं अगर बोलूँ, अगर मेरी बात माने, तो आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी कर लीजिए। बस आपको इसमें क्या करना है ना कि प्रॉपर लिखना नहीं है जैसे इसमें लिखा हुआ है। आप समझ जाएँ कि हाँ, कैसे सॉल्व होगा। आप क्वेश्चन को देखें, बिना लिखे अगर आप दिमाग में ही कर लेते हैं, माइंड में ही सोच कर, तो बहुत ही बेहतर है। और अगर नहीं कर पाते हैं तो इसको आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए। तो इसको आपको करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को मस्ट है करना, बेहतर रहेगा आपके लिए। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, देखिए जैसे ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें ये क्या दिया है कि शो करने के लिए, आपको शो नहीं करना है ना, आपको ये प्रॉपर्टी बस पता हो जाए। इसमें दिया है कि ए एंड बी इसमें दिया है कि इसको प्रूफ कीजिए। तो अब क्या करना है कि आपको प्रूफ नहीं करना है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये होता है।
आप अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप समझ पाए कि अच्छा ये होता है, इसको शो नहीं करना है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप करेंगे, ये नहीं कि बुक में दिया है शो कर लिए तो लगे शो करने, कोई मतलब नहीं है उसका। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए ये सब क्वेश्चंस हो गए आपके। इसके बाद जो नेक्स्ट, ये तो सब उसी टाइप के हैं, बेसिक जो सिंपल छोटे क्वेश्चन होते हैं उस टाइप से। जैसे देखिए आपको ये दिया हुआ है ना कि इसको प्रूव करिए, तो प्रूफ नहीं करना है आपको, आप बस एक बार प्रॉपर्टी देख लीजिए, बाकी एक आपको समझ में आ जाए कि हाँ ऐसे होता है, बाकी बस काफ़ी है उतना। प्रूफ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है आपको। और अब ये लॉन्ग आंसर है, इसको आप, मैं तो बोलूँगा कि स्किप कर दीजिए पूरी तरह से। अगर टाइम है फिर भी इसको स्किप कर दीजिए। बस आप क्वेश्चन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं एक समझ के लिए, बाकी सॉल्व नहीं करना है, इसको स्किप ही करना है। तो लॉन्ग आंसर को स्किप करिए, शॉर्ट वाले को अच्छे से करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, इसको आपको सबसे पहले करना है और बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये इसमें 8, 10, 15 जितने क्वेश्चन होंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी प्रैक्टिस के लिए जो भी बोलता है ना कि एग्जाम्पलर लगाइए, तो यही लगाने के लिए लोग बोलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं। बाकी तो आपके पास टाइम है तो शॉर्ट आंसर लगाइए, अगर बहुत टाइम है तो लॉन्ग आंसर भी लगाइए। तो वो बेस बनाने के लिए तो क्वेश्चन है ही यहाँ पर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 29 दिया हुआ है आपका, इसमें देखिए थिंकिंग सबसे मेन चीज क्या है, क्वेश्चन के बाद इसमें ऑप्शन हो गया, फिर थिंकिंग प्रोसेस दिया होता है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता तो आप कैसे सोचेंगे इसको। तो ये सबसे अच्छी चीज होती है इस बुक की, कि कैसे कैसे आपको सोचना है इसको। और उसके बाद सॉल्यूशन में दिया होता है। तो इस तरह से 1, 2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, तकरीबन 14-15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आपको इसको सबसे पहले करना है। फिलर्स को भी आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसको आप ऑब्जेक्टिव के बाद इसको भी कर लीजिए, फिलर्स को। पहले ऑब्जेक्टिव, फिर फिलर्स वाले क्वेश्चन जो भी ये इस टाइप के होते हैं, इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप जो होते हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो लॉन्ग आंसर कीजिए, नहीं तो लॉन्ग आंसर जो टाइप क्वेश्चन है उनको कंप्लीटली स्किप करिए, कोई नीड नहीं है उसका। इतना करने के बाद आप इस तरह से आप कर लेंगे तो ये पूरा आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि इसमें भी वही बेसिक क्वेश्चन है, चाहे तो देखिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ये खत्म हो गया। तो यही तरीका है करने का, बाकी कुछ अलग नहीं है। अगर आप इसको अ, सही से करें तो 2 घंटे बहुत हैं एक चैप्टर के लिए। अगर आप नॉर्मल स्पीड से करते हैं तो 2 घंटे बहुत हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनाइए आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, या अगर आप वीडियो देखते हैं कोई टीचर का तो वो और बेहतर है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बना लीजिए, एक बेस बना लीजिए। बेस बनाने के बाद जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको नोट कीजिए, आप खुद से नोट बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। सभी फॉर्मूलाज का जो कंपाइलेशन है आपके पास होना चाहिए। पीडीएफ्स में अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप खुद से बनाएं, वो बेहतर होगा। उसके बाद आप एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, पहले बेस बनाएं, फिर एग्जाम्पलर को सॉल्व करें। इसमें जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए उनको नोट डाउन करें, ताकि उनको बार-बार आप देखते रहें और वापस से वो गलती ना हो। अगर सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप उसको आराम से कर सकें। तो यही इसका जो तरीका है। तो इसके बाद चलिए अब एक बार वापस से सिलेबस को स्कैन कर लेते हैं। तो स्कैन क्या करना है, मैंने तो सब कुछ बोल ही दिया है वीडियो में ही। आपको सेट्स का जो बेसिक आपने देखा कि जो सबसेट के ऊपर भी क्वेश्चन कुछ, मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको सभी करना है। तो अभी तक क्या था कि लोग बोल देते थे कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर स्किप कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन अब आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते, एक भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते, आप सब करना है। हम मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो जैसे यहाँ पर देखिए आप प्रोबेबिलिटी, 3D, वेक्टर, आप नोट कर लीजिए इसको जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, 3D और कोनिक सेक्शन भी थोड़ा सा है। वेक्टर, वेक्टर तो अगले 12th में है इनको, और पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये 4 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे टॉप पे रहेंगे आपके। इसके बाद आपके जो स्ट्रेट लाइन है, कोनिक सेक्शन है ये, और लीनियर इनइक्वालिटी,
तो ट्रिग्नोमेट्री है वो, सेट, ये सब इसके बाद आएंगे। तो 4-5 चैप्टर जो मैंने बताया वो सबसे पहले आएंगे और बाकी चैप्टर्स उनके बाद आएंगे। 12th में देखें अगर तो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, रिलेशन फंक्शन। देखिए इम्पोर्टेंट मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से 7-8 क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन जैसे रिलेशन फंक्शन से भी क्वेश्चन आपने देखा कि रिलेशन से भी आया था, फंक्शन से भी आया था, सेट से भी आया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नहीं मिला था, मिल जाता है कभी कभी। तो रिलेशन फंक्शन इसमें ठीक है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1-2 तो आएंगे ही, और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी आते हैं क्वेश्चंस। कुछ नहीं होगा तो आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए दे दिया जाएगा कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इससे भी क्वेश्चन एक आधे मिल जाते हैं हमें, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक आध मिल जाता है। और 12th में देखें अगर तो इसमें वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3D, प्रोबेबिलिटी, ये तीनों तो पिछले 11th में भी था, ये तीनों बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एलपीपी तो करना ही है थोड़ा सा बेसिक, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी थोड़ा सा नेक्स्ट मतलब सेकेंड, सबसे पहले वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसके बाद आपका बेसिक जो इंटीग्रेशन का हो गया। इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आते हैं 2-3-4 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, तो इसको भी आपको करना ही है। बस जो फॉर्मूलाज है जो इसके होता है ना, बाई पार्ट्स होता है, क्या क्या उसमें पार्शियल फ्रैक्शन होता है, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और बस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से भी एक क्वेश्चन लगभग मिल जाता है, कोई शेप दे देगा और पूछेगा कि इसका एरिया अंडर कर्व जो होता है ना, तो कितना एरिया होगा, तो यही सब आते भी है। तो मतलब फिर से मैं बोल देता हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक के नाम पर आप ध्यान दीजिए, आप लिख लीजिए वेक्टर, 3D, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, टॉप पे रहेंगी। इनके बाद ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी उसमें हो गया, और आपका क्या बोलते हैं कि सेट, रिलेशन फंक्शन, ये सब सेकेंड पे रहेंगी। और उसके बाद एलपीपी हो गया, आपका सीक्वेंस सीरीज हो गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये सब चीज़ें जो है, जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, उनको आप थर्ड प्रायोरिटी पर रखिए। लेकिन थर्ड का मतलब ये नहीं है कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब कुछ नहीं कह सकते कि कितना कहाँ से पूछ दें, क्योंकि पहले ये था कि हाँ ये नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन अब आप देख रहे हैं ना कि किसी चैप्टर से कुछ भी पूछ दे रहा है, तो सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे रखिए और पूरे चैप्टर्स के एक-एक टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए। बाकी जो मैंने एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि अभी 40 मिनट से ऊपर वीडियो हो गया है, तो उनको आप खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा। बाकी कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा। तो बस आज अब इसको इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी ठीक नहीं है ना। आप पढ़ाई करेंगे, कितना लंबा वीडियो देखेंगे, है ना? तो आप पढ़ाई कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई करिए, ध्यान दीजिए अपना। जय हिंद।